नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 7 है अनुपात और समानुपात। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है, मतलब 6 नंबर चैप्टर तक का सोल्यूशन आप लोगों ने देख लिया। नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। ज़्यादा तो हम बात करते नहीं हैं, बाकी आप लोग समझ रहे हैं। अब इससे पहले आप 6 चैप्टर तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और अभी ज़्यादा चैप्टर आगे नहीं निकला हुआ है तो आप आज से ही जुड़ जाइएगा, पहले नंबर वीडियो से देखना शुरू कर दीजिएगा। और चूंकि वीडियो का मैंने क्लियर कर दिया है, नंबर वाइज मैंने वीडियो बनाता हूं और प्लेलिस्ट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर शुरू नहीं किए हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिएगा। पिछले 6 चैप्टर का सोल्यूशन आप देख सकते हैं और शुरू कीजिए, सोचना क्या है। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या? तो अनुपात पहले हम समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। देखिए, अनुपात को रेशियो बोलते हैं और समानुपात को प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात दो राशि का एक ऐसा संबंध होता है जिसका मतलब कोई यूनिट ही नहीं होता है। मतलब दो राशियों का ऐसा संबंध कि अगर पहली राशि में कुछ परिवर्तन किया जाए तो दूसरी राशि मतलब परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस रहता है हमेशा हर स्थिति में अनुपात। अनुपात का सिंबल जो होता है वो आपका ये होता है, दो बिंदु होता है, लेकिन ये दो बिंदु के आगे दाएं बाएं एक कोई संख्या रहती है, जैसे 3:4 कर दी। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच में ये दो बिंदु से दर्शाया जाता है क्रमशः उदग्र बिंदु, इसी को बोलते हैं हम अनुपात। ये सिंबल है, सिंबल को आप समझ जाइएगा, इसको बोलते हैं अनुपात। अनुपात क्या होता है? दो राशियों का ऐसा संबंध होता है जिसमें एक राशि में अगर कुछ परिवर्तन किया जाए तो दूसरी राशि में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इसके गुण कुछ है। इसका गुण क्या है अनुपात के? अनुपात के गुण ये है कि अनुपात का कोई भी मात्रक वगैरह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई साहब? कि अनुपात का कोई मात्रक इसलिए नहीं होता है कि इधर भी कोई भी मेजरमेंट का रेशियो जो होता है ना, एक ही राशि का होता है। जैसे किसी भी चीज़ में आप रेशियो देखिएगा ना तो वो किसी एक ही चीज़ में होगा। जैसे कि अगर उम्र का रेशियो देखते हैं, दो व्यक्ति के बीच में उम्र का रेशियो देखेंगे तो पहले व्यक्ति का भी कुछ उम्र होगा वर्ष में, दूसरे व्यक्ति का भी कुछ उम्र होगा वर्ष में, तो दोनों तरफ से वर्ष खत्म हो जाता है तो उसी को बोलते हैं क्या? उसका यूनिट लेस हो जाता है, मतलब दोनों वर्ष दोनों तरफ से ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये 3 वर्ष का हुआ, ठीक है, और रेशियो में हम दे देते हैं ये 4 वर्ष का हुआ। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो अनुपात, इस जैसे हम P/Q लिखते हैं तो ये हम कह सकते हैं P/Q भी कह सकते हैं इसको, P/Q। यूँ समझें तो P/Q जो होता है वो अनुपात का ही रूप होता है। ठीक है, दो राशियों P और Q का अनुपात ही P/Q है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं अगर P/Q कहीं लिखा होगा फ्रैक्शन के रूप में तो उसका मतलब ये हुआ P/Q। ठीक है, ये समझ रहे हैं? तो इसका मतलब अगर P/Q का मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो जाहिर सी बात है अगर P हमारा वर्ष में दिया गया है, यहाँ वर्ष करते हैं और Q भी वर्ष में है तो वर्ष खत्म हो जाता है, होता है ना। तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं तो यहाँ से दोनों यूनिट खत्म हो जाता है तो बचेगा क्या? केवल संख्या बच जाएगा। तो यहाँ से दोनों वर्ष खत्म हो जाते हैं तो ये यूनिट लेस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हुआ, ये मान लीजिए कि ये एक अनुपात था, यूनिट लेस था। ये हमने बात कर लिया कि ये यूनिट लेस होता है, मतलब इसका यूनिट नहीं होता है, कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है। अब इसके बाद अगर जैसे मान लेते हैं कि हमने कह दिया यहाँ पे 80 अनुपात, यहाँ पे हमने 40 दे दिया। ठीक है, 80:40 दे दिया। अब ये आप क्या कहेंगे कि 80:40 है? 80:40 है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन हम अनुपात को जितना संभव हो जाता है ना उसको छोटा करके बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़ा अनुपात दिख रहा है 80:40, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं, जिसको हम सरलतम रूप बोलते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में आएगा आपको सरल करने के लिए, तो इसको हमें क्या करना होगा, सरल करके बोलना पड़ता है। तो सरल कैसे करेंगे भाई साहब? कैसे करेंगे इसको? सरल कैसे करेंगे? सरा देंगे, सरल हो जाएगा? नहीं, देखिए इसको हम क्या करते हैं, सिंपल। अगर आपको जनरल दिख रहा है, अगर कोई मतलब दो नंबर्स अगर दिख रहा है, कोई विभाजता के नियम में टक्कर कर रहा है, अगर विभाजता का नियम आप वहाँ तक लगा सकते हैं जो दोनों संख्या दिख रही है तो आसानी से लगा दीजिए। अगर नहीं विभाजता का नियम लगता है तो उसके लिए उपाय है, यहाँ पे अगर छोटा करना है तो दोनों तरफ से 1 0 खत्म कर दीजिए। अब फिर विभाजता का नियम हम लगाएंगे,
ये भी 2 से कटना चाहिए, ये भी 2 से कटना है, किसी एक संख्या से ये दोनों राशि कट जानी चाहिए तो छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 4 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को विभक्त कर देगी, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा। वास्तव में जो था 80:40 वो किसको प्रेजेंट कर रहा था? 2:1 को प्रेजेंट कर रहा था। तो अब आप 80:40 को कौन सा रेशियो बोलेंगे? 2:1 का रेशियो था, चाहे कितना भी बड़ा आ जाए 2:1 का। तो इसका टेंडेंसी ये होता है कि कोई भी रेशियो हो उसको अगर बड़ा रूप में दिया गया है तो उसको छोटा किस तरह से करते हैं? उसको हमेशा इन दोनों राशियों का HCF ले लेते हैं, जैसा कि पहले ही हम पढ़े थे 6 नंबर चैप्टर में। HCF 2 राशियों का कैसे निकालते हैं? 3 राशि जितनी राशियों HCF कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो हम क्या करते हैं? दोनों राशियों का HCF ले लेते हैं। यहाँ तो दिख रहा था विभाजता का नियम लग रहा था, दोनों जीरो हम काट देते हैं, और विभाजता का नियम अगर सरलतम रूप में लग जाता है तो कर देते हैं। अगर नहीं लगे तो क्या करेंगे? अगर सरलतम रूप में नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं? इन दोनों राशियों का सिंपल HCF निकाल देते हैं। HCF निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये दोनों राशि किस संख्या से कटेगी। जो भी HCF हैगा ना उस संख्या से फिर इसमें भाग लगाएंगे। ये हो सकता है कुछ बार में कटे, जैसे कि यहाँ 40 और 80 का HCF 40 होगा, तो 40 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 बार में, या 40 से इसमें भाग लगाएंगे तो 1, तो इसका HCF 40 था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं अनुपात 27 ले लेते हैं, 6:27 ले लेते हैं, तो हमें पता नहीं है कि ये कितना से कटे, या फिर हम इसको हटा दीजिए, हम ले लेते हैं 81 ले लेते हैं, 81:27 ले लेते हैं, हमें पता नहीं है कि इससे कटेगा। ठीक है, मान लीजिए विभाजता का नियम आप भूल जाइए, बिल्कुल विभाजता का नियम आप भूल जाइए कि क्या है विभाजता का नियम। हमें दिख रहा है भाई 81 और 27, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF तो पता है कैसे निकाला जाता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, जितना बार में पूर्णतः कट जाता है अंतिम भाजक ही उसका HCF होता है। तो हम देख रहे हैं अगर 27 से भाग लगाएं 81 में तो ये क्या HCF निकल जाएगा? 27×81, यानी अंतिम भाजक ही HCF होता है, तो अंतिम भाजक 27 ही है। तो ये अब दिख गया कि दोनों राशि जो है ना इंडिकेट कर दिया कि ये 27 से कट जाएगी, तो 27 से अब इसमें भाग लगाएंगे। तो अगर नहीं पता है विभाजता के नियम तब की बात कर रहा है, कोई बड़ी संख्या यहाँ आ जाए तब की बात करें, तो 27 से जो भी HCF आया है उससे इसमें भाग लगाएंगे 81 में, तो 27×81, तो ये आया 3, तो इसको हम 27 से 3 बार में काटेंगे और 27 से ये 1 बार में कटेगा। तो वास्तव में रेशियो क्या था? 3:1 का रेशियो था। तो ये बात आप समझ गए हैं। तो किसी भी अगर बड़ा से बड़ा रेशियो देखने में लगे उसको सरलतम रूप में करना है, सिंपल उन दोनों संख्याओं का HCF निकाल देंगे, पता चल जाएगा उसका भाजक संख्या कौन सा है जो दोनों को विभक्त कर देगा, उस तरह से वो सरल हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गया। अगर किसी रेशियो में, ध्यान रखिएगा, अगर किसी रेशियो में, ठीक है, अगर किसी रेशियो में अगर दोनों पक्षों में, दोनों संख्याओं में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं 5:6 कोई संख्या है, ठीक है, अगर इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5×10 अनुपात 6×12, ये 10:12 रेशियो वही है जो कि 5:6 था। सिंपल रूप चेंज देखने में लग रहा है, लेकिन है तो ये 5:6 का रेशियो ही। अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5:6 में, दोनों तरफ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5:6 में, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर यानी ये केवल रूप में अंतर पड़ेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 36:18 यानी 15:18 का आपका रेशियो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका अगर कोई रेशियो आपका मतलब फ्रैक्शन के रूप में दे दिया जाए, अगर कोई रेशियो आपको फ्रैक्शन के रूप में दे दिया जाए, लाइक जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रेशियो है 5:6 अनुपात में दे दिया गया है 2/3, ठीक है, ये रेशियो दे दिया गया है। तो आप इस रेशियो को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल इस रेशियो को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो भाई अब इसको तो मुश्किल है, तो हम ये सोचते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि ये रेशियो किस में परिवर्तित हो जाए? पूर्ण संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो जाहिर सी बात है इसमें हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि ये पूर्ण रूप में? तो भाई ऐसा अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अगर छोटी संख्या है तो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर बड़ी संख्या मिल जाए
तो मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल को दूर करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, इन दोनों हरों को, दोनों फ्रैक्शन के हरों को एलसीएम हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 6 3 का एलसीएम 6 हो जाता है। अब इस 6 दोनों का एलसीएम लेकर हम क्या करते हैं, प्रत्येक में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब प्रत्येक में एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से ये कट जाएगा और पूर्ण रूप देगा। तो पूर्ण कैसे संख्या देगा, तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे 5/6 है, इसमें हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 है, 2/3 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से कर देंगे। कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। अभी हमने पीछे बताया कि किसी भी दो अनुपात की राशियों में दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी संख्या से, तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी बताया है पीछे। तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई, कोई राशि में अंतर नहीं पड़ेगा, अनुपात सेम का सेम रहेगा, 5/6 का 6 वही रहेगा। लेकिन ये देखिए रूप में परिवर्तन, 6 से 6 कटेगा, 3 से 3 दूना 6। ये वास्तव में आया कितना, 5 अनुपात, ये क्या है 2 दूना का 4। यानी ये जो राशि है 5:4 की राशि है। जो 5/6 और 2/3 जो है ये वास्तव में 5:4 को प्रेजेंट कर रही है। तो समझ गए हैं। तो ये 3-4 जो गुण है अनुपात के, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी इससे कुछ होता नहीं है। आपका जो चैप्टर बनेगा उसमें आपको हेल्प कहीं मिल सकती है, ठीक है। बाकी अब हम देखते हैं कि इसके जो अनुपात है, इसके अनुपात के प्रकार को अब हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अनुपात के प्रकार को अब थोड़ा सा जानते हैं, कितने प्रकार का होता है। ये काफ़ी नहीं है आपके चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको चैप्टर के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हमने अनुपात का बेसिक समझा है। अब अनुपात के प्रकार को देखते हैं क्या कहता है। अनुपात के प्रकार में देखिए टाइप्स ऑफ क्या भाई साहब, टाइप्स ऑफ अनुपात की रेशियो। चलिए टाइप ऑफ रेशियो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आप देख लीजिएगा अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेशियो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो, ठीक है। डायरेक्ट रेशियो दिख रहा है ना भाई साहब, ठीक है। डायरेक्ट रेशियो बोलते हैं। इसके बाद प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात इसको बोलते हैं हम क्या भाई, प्रतिलोम को इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स रेशियो, ठीक है। इनवर्स रेशियो, प्रतिलोम अनुपात। उसके बाद आपका आ जाता है वर्गानुपात या वर्ग अनुपात, ठीक है। वर्गानुपात कर सकते हैं, वर्गानुपात। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब इसी में लगा दीजिएगा तो वर्गानुपात का आधा अनुपात हो जाता है कौन सा, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो आइए अगला प्रकार देख लेते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक पहुँच सकते हैं हम, ठीक। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है वर्गानुपात का आधा अनुपात। हम कर लेते हैं आधा अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब, सबको बताते हैं कि क्या क्या है, बहुत छोटी चीज़ है तो इसको देख लेते हैं। आधा अनुपात होता है आपका, इसको सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा हो जाता है तीसरा अनुपात या तीसरा अनुपात, जो लिखते हैं, ठीक है। तीसरा अनुपात इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। सबको बता देते हैं, उदाहरण दे देंगे आपको समझ में आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तिहाई अनुपात को सब बोल देते हैं, केवल इसमें सब लगा लीजिए और ट्रिप्लिकेट रेशियो कर दीजिए, ठीक है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। तो अगर हम बात करें अनुलोम अनुपात की, तो अनुलोम अनुपात वो अनुपात होता है कि इसमें अगर एक राशि में आप कुछ परिवर्तित करते हैं तो अगले राशि भी बढ़ती है। अगर
किसी राशि में, अगर किसी अनुपात में पहली राशि में बढ़ोतरी होती है तो निश्चित ही दूसरी राशि में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए। जैसे कि अगर मतलब इजी मतलब रेशियो समझना है, इसका उदाहरण समझना है, तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा टाइम एंड स्पीड का। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। आपको पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हैं तो ये उदाहरण बहुत ही सूटेबल है, जो कि आप अनुलोम अनुपात को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। हमने क्या बताया कि अगर एक राशि में ये बराबर का मतलब दूरी बराबर चाल गुने समय, ये दोनों चीज़ बराबर है, बराबर का है तो हम रेशियो भी बोल सकते हैं, दूरी रेशियो चाल गुने समय, समझ सकते हैं ना। बराबर का मतलब यही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो हमने बताया कि अगर एक राशि में आप बढ़ोतरी करते हैं, एक राशि को बढ़ाते हैं, तो दूसरी राशि ऑटोमेटिक इसमें बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं अनुलोम अनुपात। जैसे कि अगर हम इसमें चाल को, किसी चीज़ के चाल को हम बढ़ा देते हैं, अपने जैसे बाइक चलाते हैं उसकी चाल को अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये क्या होगा, दूरी भी बढ़ जाएगी। चाल अगर हम बढ़ा देंगे तो दूरी भी बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर अधिक स्पीड से जा रहे हैं और समय वही है, समय उतना ही में जाना है, जैसे मान लीजिए 5 ही मिनट में आपको दूरी तय करना है, लेकिन आपने चाल को स्पीड बढ़ा दिया तो दूरी आप अधिक दूर तक जा सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक राशि में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी राशि ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए चाल आपका स्थिर है, चाल में आप परिवर्तन नहीं करते हैं, आप जैसे 70 के स्पीड से जा रहे हैं 70 के ही स्पीड से जाएँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको समय बढ़ा दिया जाए तो आप क्या, समय बढ़ेगा तो भाई उतना ही के स्पीड से जाना है तो कुछ और टाइम ज़्यादा चलेंगे, तो उससे क्या होगी कि दूरी भी आपकी बढ़ जाएगी, अधिक दूर जाएंगे अगर समय मिलेगा तो। इस राशि में क्या होता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय में अगर इसमें किसी भी राशि का मान आप बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, तो इसमें बढ़ाएंगे तो ये दूरी भी बढ़ेगी, अगर घटाते हैं तो दूरी भी घटेगी। तो ये उदाहरण, सटीक उदाहरण किसका है, अनुलोम अनुपात, डायरेक्ट रेशियो का। समझ गए हैं। ठीक है, इसी में से अगर हम आपसे पूछें कि चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे दूरी बटा समय। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो कभी देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि ये फार्मूला आप रट लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी देर के लिए रट जाइए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, इतना तो जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात को समझा रहे हैं हम। अनुलोम अनुपात आप समझ गए। प्रतिलोम अनुपात में होता है कि जैसे ही आपकी कोई एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी राशि घट जाएगी। ठीक है, अगर पहली राशि घट रही है तो दूसरी राशि बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर हम इसमें समय को घटा दें तो ये चाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए चाल अगर बढ़ाना है तो इस समय को घटाना ही पड़ेगा। यानी हम कर रहे हैं कि अगर चाल घटेगी तो जाहिर सी बात है समय बढ़ेगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमारा 60 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, इसमें हम समय पहली स्थिति में 5 घंटा लेते हैं, 5 घंटा पहले ले लेते हैं, दिख रहा है। पहली स्थिति में समय हम 5 घंटा ले लेते हैं, तो चाल हमारा क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ से चाल हमारा क्या हो जाए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस फार्मूला से हम 5 से करेंगे तो 12 बचे 60, यानी 12 किलोमीटर आएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर आ रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर जो भी आएगा चल आएगा। लेकिन अगर हम समय को जैसे ही यहाँ पे बढ़ाकर 5 न करके 10 कर देते हैं, तो अगर ये घंटा हमने बढ़ा दिया, एक राशि को बढ़ाया है, तो चाल घट जाएगा, क्योंकि 10 से काटेंगे तो ये 10 छके 60, 6वें आएगा। ठीक है, इसके पहले 5 रखे थे तो चाल कितना, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था। अधिक था कब, जब हमने घंटा समय कम रखा था, तब चाल 12 किलोमीटर पर आवर आ रहा था। जैसे ही हमने इसमें 5 ऐड कर दिया, आपका घंटा कितना, 10 घंटा कर दिया, तो ये 10 छके 60, 6 ही किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड आ रहा है। तो कहने का मतलब जब इस स्थिति में एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान घट जाता है, दूसरी राशि का मान अगर घटाते हैं तो पहली राशि का मान बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात क्या होता है कि जैसे कोई रेशियो दे दिया गया, यहाँ 2 उदाहरण आपने समझ लिया, अनुलोम प्रतिलोम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वर्गानुपात क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई राशि दिया गया है 2:5 का राशि। ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि आप वर्गानुपात इसका लिखिए, 2:5 को
वर्गानुपात में लिखिए। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना होता है, दोनों तरफ वर्ग कर देना होता है। वर्गानुपात कर रहा है तो समझ रहे हैं वर्गानुपात, यानी 2 दूना का आप 4 कर देंगे और 5 पचे 25, ये हो जाता है आपका वर्गानुपात। तो इसका उदाहरण आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग कर दीजिए, उसका वर्गानुपात हो जाता है। ठीक है, दोनों राशियों को वर्ग कर दीजिए, वर्गानुपात हो जाता है। उसी प्रकार से आधा अनुपात कह रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है कि आधा अनुपात जैसे ही कहता है ना, आधा अनुपात जैसे ही करता है तो उसका रूट निकाल दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, आधा अनुपात जैसे ही करेगा, जैसे कि हमने 4:25 है, यहाँ पे दिख रहा होगा 4:25 का अगर आधा अनुपात का है, सब डुप्लीकेट रेशियो का है, तो सिंपल आप दोनों को रूट कर दीजिए, दोनों का रूट निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा 2:4, सॉरी 2:5। ठीक है, बस एक दूसरे के विपरीत है, डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद तिहरा अनुपात हम क्या कहते हैं, तिहरा अनुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो। तिहरा अनुपात मतलब दोनों राशियों को क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, बस उसी को बोलते हैं तिहरा, मतलब 3 बार गुना कर देना है। तो अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तिहरा अनुपात का हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे तीसरा अनुपात चाहे तिहरा अनुपात जो दिया गया ट्रिप्लीकेट रेशियो, जैसे मान लेते हैं 2:7 दिया गया है, 2:7 दिया गया, इसका आपको कह दिया जाए कि इसका ट्रिप्लीकेट निकालिए। ठीक है, तिहरा अनुपात निकालिए, तो सिंपल क्या कर देना है, 2 का क्यूब कर दीजिए, अनुपात में रहेगा 7 का क्यूब कर दीजिए। इसी को करेंगे तो 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा, अनुपात 7 7 49 7 343 हो जाएगा। तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, सॉरी इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 8:343। अब इसके बाद तो मतलब इसका उदाहरण आप देख लीजिए, इसका उदाहरण ये वाला है। ठीक है, और लास्ट बचा है तिहाई अनुपात। तिहाई कहने का मतलब ठीक इसके विपरीत, अगर कोई संख्या इस रूप में दिया गया है तो आपको क्या करना है, बस अगर इस उदाहरण का मान लेते हैं 8:343 दिया गया है, इसका बोल दिया जाए कि आप सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए, सब ट्रिप्लीकेट, तो आपको क्या करना है, मतलब तिहरा अनुपात, तिहाई अनुपात, तिहरा नहीं तिहाई अनुपात का है तो सिंपल आपको इसमें घनमूल निकाल देना है, मतलब इसमें 3 कर दीजिए, इसमें भी रूट में 3 कर दीजिए। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका घनमूल 7 हो जाएगा, बस। ठीक है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, वर्गानुपात यानी कि आपका डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात और सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि आधा अनुपात, एक दूसरे के मतलब विपरीत से समझ सकते हैं। और उसके बाद तिहरा अनुपात और तिहाई अनुपात एक दूसरे के विपरीत से आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत, आशा करते हैं अनुपात को हमने समझा दिया है। आपके जो भी बुक में दिया गया है, जो भी चीज़ें दी गई है बुक में, हमने लगभग अनुपात में समझा दिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन को देख लेते हैं। ठीक है, आशा करते हैं इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, देख लीजिएगा। इसमें आप कहीं भी डाउट होता है तो, बाकी डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन को समझते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है चलिए, और हाँ, इसमें इतना ही समझ लेने से कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ है, और इसके चैप्टर में क्वेश्चन जो आएगा ना, वो थोड़ा सा मुआएगा मतलब हालत ख़राब करेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए बात करते हैं। भाई साहब मिट नहीं रहा है, देह ऐंठना पड़ रहा है, कौनो दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं जी, क्या हुआ, हेलो, हाँ ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका प्रोपोर्शन की, मतलब समानुपात की। समानुपात क्या होता है, समानुपात। हमने रेशियो समझ लिया, अनुपात क्या होता है तो आसानी से समझ सकते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है, कोनो दिक्कत क्यों, क्योंकि समानुपात का मतलब हुआ कि दो समान अनुपात मतलब 2 ऐसा अनुपात जो एक दूसरे से समान हो, समानुपात, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि ये रेशियो है 5:6 का, बराबर हम कर देते हैं 7:8। तो ये क्या प्रकट कर रहा है, 5:6 बराबर 7:8। तो हम कह देंगे कि ये एक रेशियो बनाने के लिए 2 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद।
ठीक है। तो ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, मतलब क्रमशः अगर देखा जाए तो इसमें का पहला पद ये, इसमें का दूसरा पद ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, ये तो बात आप समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज आपको हम घबरा गया, एक चीज आप अनुपात में समझ जाइए। देखिए यहाँ हमने आपको बताया तो याद आया, आप एक चीज क्या बोलते हैं मिश्रित अनुपात भी आप समझ लीजिए क्या होता है मिश्रित अनुपात। ये हमने बताना भूल गया। मिश्रित अनुपात क्या हो गया, यहाँ पे दिमाग आया तो समझ में आ गया। जैसा मिश्रित अनुपात होता है कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी आप समझ सकते हैं मिश्रित अनुपात, पहले भी समझ सकते हैं। चलिए, तो मिश्रित अब बता ही दे रहे हैं तो बता दें। मिश्रित अनुपात क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक अनुपात जब आपको दिया जाता है तो उसका प्रत्येक पद का पहला पद, मतलब प्रत्येक अनुपात का पहला पद का गुणनफल अनुपात प्रत्येक पद का दूसरा मतलब प्रत्येक रेशियो का दूसरा पद का गुणनफल ही उसका रेशियो क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 3-4 रेशियो हम ले लेते हैं, एक 5:1 ले लेते हैं, 2:7 ले लेते हैं, ठीक है, 5:3 ले लेते हैं। हमने 3 रेशियो लिया है, तो हम कब कहेंगे कि ये मिश्रित अनुपात है, हम तब कहेंगे कि इस रेशियो का पहला पद, इस रेशियो का पहला पद, इस रेशियो का पहला पद, इन तीनों पहले वाले पद को गुना कर देंगे आपस में 2 × 5 और तब अनुपात देंगे यहाँ पे, ये पहले पद का गुणनफल। अब उसके बाद दूसरे पद का ये गुणनफल 1, 7 और ये 3 हुआ, ठीक है। ये जब 2 या 2 से अधिक अनुपातों का प्रथम पद का गुणनफल और दूसरे पद का गुणनफल का जो रेशियो बनता है उसी को बोलते हैं हम क्या, मिश्रित अनुपात। समझ गए हैं। तो एक चीज ये भी था मिश्रित। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 50, 50 अनुपात आपका 7×21, ये आपका रेशियो बनकर तैयार, ठीक है। इसी रेशियो को बोलेंगे हम, इन तीनों रेशियो का मिश्रित रेशियो मतलब मिश्रित अनुपात, ठीक है। कंपाउंड इसको बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। समझ गए हैं, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब देखिए, ये तो बात समझ गए, ये थोड़ा सा हम भूल गए थे, कोनो दिक्कत नहीं है। अब समानुपात हम कैसे समझा रहे थे आपको कि जैसे 2 अनुपात अगर एक दूसरे में बराबर हैं तो वो अनुपात क्या कहा जाता है, समानुपात कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि यहाँ पे हमने देख लिया कि 5:6:7 बराबर 7:8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5:6 और समानुपात का चिन्ह ये वाला है, 2 रेशियो है और ये 7:8 है। तो इस रेशियो, इस 4 बिंदु को हम क्या बोलते हैं, समानुपात। इसको सांकेतिक के रूप में लिख दीजिएगा, समानुपात इसी को तो बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, समानुपात। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 आपके पद इस प्रकार से दिए हों कि चारों पद का प्रत्येक 2-2 पद से लेकर रेशियो बन रहा है, दोनों रेशियो आपस में बराबर है, तो उसको बोलते हैं समानुपात। एक आता है समानुपात के प्रकार में वितत अनुपात, ठीक है, उसको देखते हैं वितत अनुपात क्या होता है। आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए वितत अनुपात क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं वितत अनुपात। वितत अनुपात जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू रेशियो। जैसे हम लोगों ने क्या किस में पढ़ा था, कंटिन्यूड फ्रैक्शन वाले चैप्टर में कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़े थे, वितत अनुपात, सतत अनुपात, लंगरा भिन्न, ठीक है। उसी तरह से ये वितत अनुपात क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 3 राशि इस प्रकार से दी गई हूँ, 3 राशि जैसे कि मान लेते हैं ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दी गई है, किस प्रकार से कि ए अनुपात बी हो और समानुपात दिया है, चूंकि अब समानुपात पढ़ रहे हैं तो समानुपात आएगा, बी अनुपात सी हो, ठीक है। ए अनुपात बी हो, बी अनुपात सी हो, तो ये राशि क्या कहलाती है, वितत भिन्न नहीं भाई, वितत अनुपात कहलाती है। ये राशि क्या कहलाती है, वितत अनुपात कहलाती है, ठीक है। समझ गए हैं। अगर 3 राशि इस प्रकार से दी गई हो कि तीनों राशि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी के रूप में दी गई हो, तो इस राशि को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वितत अनुपात। और इसमें क्या होता है कि ये दोनों का मल्टीपल, दोनों बाह्य पदों का मल्टीपल, ए और सी को बाह्य पद बोलते हैं, ठीक है।
और इसको हम बोलते हैं अंतःपद। अंतःपद, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःपद, इसको बोलते हैं बाह्य पद। इन दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब कि हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, चूंकि B में B से गुना करेंगे तो B स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हमारा क्या होता है? B स्क्वायर, अगर हम केवल B निकालना चाहें तो इधर हम कर सकते हैं रूट अंडर में A और C बराबर B कह सकते हैं। और इसी पद को, इसी को बोलते हैं B, जो इधर है ना, इसी को बोलते हैं B। इसी B को हम बोलते हैं क्या? मध्य पद। इसी को क्या बोलते हैं? मध्य पद। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य पद, इसको बोलते हैं बाह्य पद। ठीक, और इसमें देखिए प्रथम पद, द्वितीय पद और ये तीसरा पद, इसमें कितने पद हैं भाई? इसमें 3 पद हैं। तो अगर रेशियो में हम देखें 3 पद इसमें दिया गया है, तो तीनों पद में हम रेशियो में, अगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, समानुपात में जो होता है, समानुपात में इसमें इस प्रकार से होता है ABCD। तो इस समानुपात से भी एक नियम ले लीजिए। समानुपात में क्वेश्चन आपसे बनता है कि प्रथम अनुपात निकालिए, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात निकालना है। ठीक है, चतुर्थानुपात। तो ये कैसे निकालते हैं? और एक मध्य अनुपात, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, ये चारों कैसे निकाल पाते हैं इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो समानुपात का एक उदाहरण ले लेते हैं। ये बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ से आपने मध्य पद या मध्य अनुपात इसी को बोल सकते हैं। मध्य अनुपात बराबर क्या आता है? B बराबर रूट अंडर AC, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल का वर्गमूल। ठीक, अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अब इम्पोर्टेंट आया है जो कि आपके क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक, जैसे हमने रेशियो पढ़ा है, तो अगर कोई पद है, A है, B है, C है और ये D है, 4 पद ऐसे हैं कि इस चारों पद में हम इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, इसको प्रथम, इसको द्वितीय बोल देते हैं। ठीक है, इसको तृतीय पद बोलते हैं, तृतीय, मतलब जो जिस स्थान पर उसको बोल देते हैं। इसको चतुर्थ बोलते हैं, चतुर्थ बोलते हैं, चतुर्थ पद। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको रेशियो में प्रेजेंट करें, A अनुपात B समानुपात B है, हो गया, तो C बोलते हैं इसको, C अनुपात D। तो इसको हम जानते हैं किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ही बटा होता है, जैसे कि पहले ही आपको समझाया। तो A बटा B इसको लिख सकते हैं। और समानुपात को हम बराबर भी समझ सकते हैं, क्योंकि समानुपात क्या होता है? 2 अनुपातों का इक्वेशन, मतलब जो होता है 2 अनुपातों का बराबरी को ही प्रेजेंट करता है समानुपात, यानी समान अनुपात। तो ये दोनों आपस में बराबर से हम इंडिकेट कर देंगे और C/D लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर इस राशि को ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आपके पास ये 3 राशि दी गई रहेगी। ठीक है, और तीनों राशि जब दी गई रहेगी तो आसानी से यहाँ से A आप निकाल सकते हैं। तो A अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल पाएंगे? A अगर निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे भाग कर देना होगा, यानी BCB या BC अब बटा में D करना पड़ेगा। तो हमारा क्या निकलेगा? A निकलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस टाइप से इक्वेशन आएगा आपको बनाने के लिए, जहाँ से आप निकाल सकें। इन चारों राशि में से अगर 3 राशि का मान दिया गया रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ से B निकालना हो, ये वाली राशि का मान निकालना हो, ACD दिया गया हो, तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर B निकालना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे हम क्या करते हैं? इससे भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AD, अब बटा में कर देंगे C, तो यहाँ से ये निकल जाए। सिंपल, ये इक्वेशन को चेंज करके हम बना रहे हैं। उसके बाद अगर C निकालना चाहते हैं तो यहाँ से C निकालना चाहते हैं ये वाले पद को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? B से भाग कर देंगे, यानी AD अब बटा B कर देंगे। यहाँ से C निकालना चाहते हैं तो, अगर D निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? D ये वाला पद निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे भाग कर देंगे। मतलब कि हम कर देंगे आपका BC अब बटा में A कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा D। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन अब आएगा उस तरह से हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में जो भी आपका जिस तरह से टाइप वाइज आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें जिस तरह से होगा हम बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी जितने भी चीज़ें थी इसमें हमने बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। बट देख लेते हैं कहीं और कुछ छूटा हो तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, कहीं कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, इतना ही नहीं है इसमें देखिए टाइप वाइज जो दिया गया है ना उस टाइप वाइज को भी हम बताते चलेंगे और आपके क्वेश्चन में जो भी आएगा प्रश्न में रास्ते में जो भी कंसेप्ट आएगा मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसमें भी टाइप है भाई साहब 9 गो टाइप है, इसमें भी 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो अच्छी बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए, नाम है मैथ है मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।